हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं बी स्मार्ट और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 20 से लेकर के 25 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 19 तक पिछली वाली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। इस वाली वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं फर्दर चैप्टर्स के साथ। और इसके अंदर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 से, जिसका नाम है यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग। अब जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्लॉगिंग से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन ब्लॉगिंग आप कितने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑफलाइन ब्लॉगिंग की सुविधाएं देती हैं। तो जैसे कि विंडोज़ लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है, स्क्राइब फायर है, कॉमना है और इससे और भी बहुत सारे हैं। इसी तरीके से अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 306 पर, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगी ऑफलाइन ब्लॉगिंग की। इसे आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर के अंदर बाकी आपके स्टेप्स ही हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि स्टेप्स आप खुद से भी लिख सकते हो कि आपको वेबसाइट पे जाना, रजिस्टर करना है इसी तरीके से। लेकिन एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया है वीडियो को। आप यहाँ पे स्नैपशॉट भी ले सकते हो जिससे आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। देन गाइज यहाँ पर आपको अलग अलग कैसे कैसे आपको इंसर्ट इमेज करनी है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ें आप अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी चैप्टर नंबर 21 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं करते हैं, लेते हैं, लेन देन करते हैं, या तो पैसे देते हैं या लेते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है कि आप जब ऑनलाइन सामान खरीदते हो, सेल करते हो या फिर बाय करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के अंदर आता है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे फ़्लिपकार्ट आपका एक एग्जांपल होता है, फ़्लिपकार्ट या फिर अमेज़न या फिर जो भी आप सुविधाएं यूज़ कर रहे हो वो। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज करते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर काउंट होता है। फिर उसके बाद आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के अंदर क्या होता है आपका सेलिंग ऑफ और बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट, ये होती है ई शॉपिंग। देन हम जंप करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। तो सबसे पहले कन्वीनियंस होता है, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज़ को देख सकते हो, आप प्राइस और सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको प्राइस अगर सस्ता लग रहा है तो आप खरीदेंगे, वरना नहीं आप नहीं खरीदेंगे। फिर उसके बाद आता है नो कंपल्सिव शॉपिंग, कि मतलब कि आप दुकान पे चढ़ते हो, दुकान पे चढ़ने के बाद कंपलसरी हो जाता है कि आप सामान ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस शॉप के ज़रूरी नहीं कि आप खरीदो ही, आप बिना खरीदे भी छोड़ सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि नो पर्सनल टच, आपको पता नहीं चलता कि फैब्रिक किस टाइप का नहीं है या फिर क्वालिटी कैसी है। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी इशूज़ रहते हैं कि हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपका शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद कभी कभी शिपिंग कॉस्ट आपको देना भी पड़ता है, जैसे 75 रुपीज़ या कभी कभी और भी ज़्यादा। फिर उसके बाद हैजल इन रिटर्निंग, अगर आपको रिटर्न करना है, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स कई बार आपको फेस करनी पड़ती हैं। रिस्क ऑन ऑनलाइन फ्रॉड, ये मैं आपके पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप आप बुक करते हो, रिज़र्व करते हो अपनी सीट्स को किसी भी बस में, मूवी में, ट्रेन में या कहीं पर भी, उसे बोलते हैं ई रिजर्वेशन। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये एक्सेसिबल होता है, कहीं से भी कर सकते हो आप। डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं, कमीशन फ्री होता है, कमीशन फ्री नहीं, कमीशन फ्री मतलब कि इसके अंदर कोई भी कमीशन फीस नहीं लेता है कोई भी आपका ब्रोकर जो होता है। क्विक सिस्टम होता है, जल्दी से हो जाता है। चेंजेस एंड कैंसिलेशन, आप चेंज कर सकते हो या फिर कैंसिल भी कर सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़ देख सकते हो, सेफ़ एंड रिलायबल होता है। तो ये होता है आपका ई रिजर्वेशन। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 21, यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 खत्म होता है। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 के ऊपर है आपका इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपको क्या क्या साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। जैसे कि आपके साथ फ़िशिंग हो सकती है, ईमेल स्पूफिंग हो सकती है और चैट स्पूफिंग हो सकती है। फ़िशिंग के अंदर क्या होता है कि फ़िशिंग के अंदर जैसे आपका फेसबुक, कोई भी है, आपने फेसबुक लिया, फेसबुक के आपने वेबसाइट जो है वो चेक नहीं करी। कभी कभी क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो इसको कर देते हैं, ये
आपको लगेगा मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये फ़िशिंग पेज होता है। ये आपको दिखता बिल्कुल फेसबुक की तरह ही है, बिल्कुल डिट्टो फेसबुक की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसके अंदर लॉगिन पासवर्ड डालोगे, तुरंत वो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपका हैकर के पास चले जाएगा। सेम इस ईमेल स्पूफिंग की तरह हो सकता है। इस ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि आपके ईमेल को मतलब आप बिना फिज़िकल मतलब कि जैसे मेरा ईमेल है, तो मेरे ईमेल का किसी के पास कोई फिज़िकल एक्सेस नहीं है, बट स्टिल मेरे ईमेल का यूज़ करके किसी को भेजा गया है कोई मेल, तो उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। कि मतलब आ, किसी का ईमेल और किसी को भेजा विदाउट ओरिजिनल फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका चैट स्पूफिंग। चैट स्पूफिंग मतलब कि फ़ेक चैट्स जो क्रिएट की जाती हैं, कई सारे ऐप्स भी आते हैं उसके कि आप चैट स्पूफ कर सकते हो, वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। तो अगर आपको इंटरनेट पे सिक्योरिटी चाहिए इन सब चीज़ों से भी, तो आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पासवर्ड्स को सेफ रखिए। सिक्योर ट्रांजेक्शन्स, अनसिक्योर वेबसाइट्स पर विजिट मत कीजिए, अनसिक्योर ट्रांजेक्शन्स मत कीजिए। इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखिए अपने सिस्टम पर। फायरवॉल यूज़ करिए। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर आग लगी हुई है, तो फायरवॉल क्या करती है कि वो जो आग है ना वो खाली कमरे के अंदर ही लगी रहने देती है, वो बाहर नहीं जाने देती है। और अगर बाहर लगी हुई है तो अंदर नहीं आने देती है। इससे आपका सिस्टम सेफ़ रहता है, आपका सिस्टम सेफ़ रहेगा या फिर बाकी के जो सिस्टम है वो भी सेफ़ रहेंगे। फिर उसके बाद आता है डू नॉट ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज से जो भी आपके अटैचमेंट्स आती हैं, जैसे मेल आता है, मेल के अंदर कई सारी डॉक्स फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती हैं, या फिर MP3 फाइल है, या जो भी फाइल है, अगर वो अननोन सोर्स से आई है तो आप उसे ओपन मत करिएगा। फिर उसके बाद आता है स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज़। जैसे कि आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो, पेन ड्राइव जैसे ही इंसर्ट करते हो तुरंत वहाँ पे वार्निंग आती है कि आपको स्कैन करना है या नहीं करना है। तो आप अगर वहाँ पे स्कैन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वायरस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस या फिर कोई भी जो बग होता है वो इंसर्ट नहीं करेगा कोई भी। फिर उसके बाद आता है अपडेट ऑल सॉफ्टवेयर्स रेगुलरली। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रेगुलरली आप अपडेट करते रहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ मत करिए, क्योंकि उसके अंदर बग्स होते हैं या फिर वायरस होता है जो कि आपका डेटा ट्रांसफ़र करते रहता है लगातार हैकर्स को। बैकअप करते रहिए डेटा को, कि अगर आपका डेटा लॉस भी हो जाए तो भी आपके पास सेफ़ रहे। यूज़ डेटा इंस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा को सेफ़ रख सकते हो, बिना किसी को बताए आप डेटा को शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है मेक अ स्टार्टअप डेस्क, क्लियर कुकीज़, नेवर लीव योर PC ऑन स्टैंड बाय। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, जिससे आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अपने जो ब्राउज़र्स हैं, जो आपके ब्राउज़र्स हैं उसके अंदर आप हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए। जो भी हैं चीज़ें क्लियर कर दीजिए, जैसे हिस्ट्री है, या फिर आपके पासवर्ड्स हैं, या जो भी हैं वो आप सब कुछ क्लियर कर दीजिए, और उसके भी स्टेप आपके आ सकते हैं पूछने के लिए। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 22, यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 23 पर। चैप्टर नंबर 23 से थोड़ा सा आपका लेंथी पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। तो इसके अंदर वर्क प्लेस सेफ्टी क्या होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या सेफ्टी है रहनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फायर सेफ्टी क्या होती है। इट कैन कॉज मेजर फाइनेंशियल लॉसेस टू अ बिजनेस एंड आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ्स। आग लग जाती है तो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, बिल्डिंग जलती है, पीसीज जलते हैं, या फिर जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं वो जल जाते हैं, और साथ ही साथ ज़िंदगी भी जाती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। फिर आपके आते हैं फायर सेफ्टी रूल्स। फायर सेफ्टी रूल्स के अंदर सबसे पहले आप जो भी आपका फायर सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट है, असेसमेंट है, वो कर लीजिए। वर्क प्लेस क्लीन रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पैलेंस जो होते हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि अगर कहीं कहीं किसी पैनल में आग लग रही है तो आप वहाँ पे जाके उसको ठीक कर सको। स्टोर केमिकल सेफली, प्रिवेंट इग्निशन इन एक्सप्लोसिव एरियाज, कंडक्ट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रेगुलर ड्रिल्स। मतलब कि आपकी जो फाइनल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी चाहिए, और ये आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पे आग लग जाए देन यू आर रेडी टू हैंडल दैट सिचुएशन। फिट रेवेलेंट इक्विपमेंट, कि आपको उसके हिसाब से जो भी आपको रेवेलेंट इक्विपमेंट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद मार्क द एग्जिट्स, जो भी आपके एग्जिट्स हैं उन्हें आप मार्क कर दीजिए, सेफ जो एग्जिट्स होते हैं। एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल बी स्मार्ट को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है जब लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स वाई मैं आपको अब बुक से ही गाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा था कि फायर सेफ्टी जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद आता है सेफ्टी फ्रॉम स्लिप्स एंड फॉल्स। स्लिप एंड फॉल मतलब कि गिर जाना, फिसल जाना। तो यहाँ पे आपकी क्या क्या हो सकते हैं, पुअर लाइटिंग हो सकती है, ट्रेल्स केबल्स हो सकती है, अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग हो सकती है, अनइवन डैमेज फ्लोर हो सकते हैं, और उसके अलावा पुअर हाउसकीपिंग हो सकती है। ओकेजनल स्पिल्स, ओकेजनल स्पिल्स मतलब कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और वो कोल्ड ड्रिंक गिर गई और साफ़ नहीं किया गया है और उसके ऊपर कोई और गिर जाए। वेदर हैज़ार्ड्स, कीचड़ हो गई है, कीचड़ में फिसल गए, कि कोई घर में आया था फिसल गए। लूज एंड अन कॉर्ड रग्स एंड मैट्स, मतलब कि जो मैट्स हैं आपके वो भी बहुत ज़्यादा गीले हैं या फिर सूखे नहीं हैं या फिर लूज़ हैं, जिसकी वजह से आप उनसे भी फिसल गए। ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू, ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मतलब आपको सही से दिखा नहीं। अनकवर्ड केबल्स, यू नो दैट कि ज़मीन पे कई सारी केबल्स होती हैं जो अनकवर्ड होती हैं और उसकी मदद से हम गिर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रिवेंशन स्लैब, आप किस तरीके से बच सकते हो। आपको क्लीन और फ्री सरफेस पर चलना चाहिए। लाइटिंग का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा फिर उसके बाद आपका सिग्नेज रहना चाहिए, मतलब कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए, आपको ध्यान से देखना चाहिए। स्टेयर वेयर्स और जो हैंड रेल्स होते हैं उनको आप सही से पकड़ के रखें। जो भी स्टेयर वेज होते हैं उनमें जो रस्सी होती है या फिर जो साइड का होता है वो आप अच्छे से पकड़ के रखें। फुटवियर जो होता है वो अच्छा यूज़ करें। स्टेप स्टूल्स मतलब कि स्टेप मतलब कि ज़्यादा सीधी जगह पर, जैसे दीवार सीधी होती है उन जगहों पर ना चढ़ें। मैनेज कॉर्ड्स, जो आपकी कॉर्ड्स होती हैं उनको आप अच्छे से संभालें। फ्लोर कंडीशंस को देख लें। जो आपकी क्लीन अप स्पिल्स होते हैं, जो अगर आपसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई है तो उसको जल्दी से जल्दी साफ़ कर दें जिससे कोई और ना गिरे। कैरी आउट रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स, ये आपको करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है, कि मतलब आग पकड़ सकता है या क्या क्या हो सकता है, ये तो आप लिख ही देंगे, वैसे तो मुझे पता है। तो इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है कि कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करते रहना चाहिए, जैसे कि पैनल बोर्ड्स चेक करते रहने चाहिए, मोटर चेक करती रहनी चाहिए, ट्रांसफार्मर्स चेक करते रहने चाहिए। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये हैं कि सबसे पहले आप जो लोग हैं उन्हें हैंडल करना आना चाहिए ऐसी सिचुएशन को। आप ऐसी कंडीशन में प्लग और सॉकेट्स को टच ना करें। जो केबल्स होती हैं वो आपस में या तो टेप्ड हों या फिर आप उन्हें जॉइंट्स जो हैं उन्हें कट कर दीजिए जिससे कि करंट सप्लाई आगे ना हो। कोशिश करिए कि दूर रहिए। इंसुलेट कर दीजिए। एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि वो अपने इंसुलेट हो जाएं, शूज़ अच्छे से पहने, हाथ में ग्लव्स पहन लें, रबर ग्लव्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जी आपका फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड आपको पता ही है कि जब कोई आदमी इंजर्ड होता है उसको जो सबसे पहले जो दवाई दी जाती है, जो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे फ़र्स्ट एड कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपका ये है। फिर आता है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फ़र्स्ट एड। अगर आप ये फ़र्स्ट एड नहीं देते हो देन जो सिचुएशंस होती हैं वो आपके हाथ से बाहर जा सकती हैं। उस इंसान की लाइफ और डेथ के बीच में वो झूल सकता है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आपका सिचुएशंस वेयर फर्स्ट एड रिक्वायर्ड। सिचुएशंस वेयर फर्स्ट एड रिक्वायर्ड, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और सीजर्स हो जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए, शॉक आ जाए, ब्लीडिंग हो रही हो, पॉइजनिंग हो गई हो, बर्न्स हो गए हो, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया हो, या फिर मस्को स्केलेटल इंजरीज़ हो गई हो, बाइट हो गई हो, स्टिंग्स हो, मेडिकल इमरजेंसीज़ हो, या फिर जो एम्प्लॉय है वो ट्रैप हो गया हो कहीं पर। तो इन सारी सिचुएशंस में आपको फ़र्स्ट एड देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आपका डिपेंड करता है फ़र्स्ट एड पर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिपेंड करते हैं, कि हैज़ार्ड कितना ज़्यादा है, ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है हॉस्पिटल से, ये भी डिपेंड करता है कि आपको फ़र्स्ट एड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपका फ़र्स्ट एड किट क्या होती है भी आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग कैसे कैसे मिलती है ये भी पता होना चाहिए। ओके,
यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं हैविंग अ प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रेनिंग, कि आप यहाँ पे पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हो, फास्टर रिस्पांस टाइम दे सकते हो, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरों में। फिर उसके बाद सेफ़ लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस, जिसके जो आपके मोरल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आप कई सारी कंट्रीज़ के अंदर ये लॉ भी है कि मतलब आपको फ़र्स्ट एड आनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं गाइज़, ये आप ज़रूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में देने वाला हूँ उसके अंदर ये इनके स्नैपशॉट्स लगा दूंगा, प्लीज़ स्टडी देम, ओके। दिस इज़ अ समराइज्ड वीडियो, सो आई एम नॉट कवरिंग दैट। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो एक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि गलती से अनप्लैंड होते हैं, अनइंटेंटेड होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हो जाएं उन्हें एक्सीडेंट बोला जाता है, और उसकी वजह से ही हमारी इमरजेंसीज जो होती हैं वो बन जाती हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, मतलब कि स्लिप का मतलब कि ऐसे स्लिप होना, ट्रिप्स होना, फॉल्स होना, ठीक है। गेटिंग कॉट इन बिटवीन हैज़ार्ड्स, कुछ हैज़ार्ड्स होते हैं जिनके बीच में आप जैसे मशीनी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो आप, और वहाँ पे आपके हाथ पाँव आ गए बीच में, तो ऐसे हैज़ार्ड्स हो गए। स्टक इन मूविंग, ये वही है। फिर उसके बाद व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन्स होते हैं, वायलेंस होता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है, केमिकल स्पिलेज होता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है, कट्स एंड स्लैकरेशंस होता है। फिर उसके बाद आपके नेचुरल हैज़ार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी हैवी रेन्स हो जाएं, फ्लड्स हो जाएं, टॉर्नेडोज हो जाएं, मेटेरोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये 3 टाइप के होते हैं नेचुरल हैज़ार्ड्स, ओके। ओके, फिर उसके बाद मैन मेड हैज़ार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टॉक्सिक गैस रिलीज़ हो जाए, केमिकल स्पिल हो जाए, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो जाए, एक्सप्लोजन्स हो जाएँ, सिविल डिस्टर्बेंस एंड एक्सेट्रा। प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे दें, आप उस जगह से दूर भग जाएं। अगर उस इंसान को वो एक्सीडेंटली गिर गया है तो उसको फ़र्स्ट एड की अगर नीड है तो फ़र्स्ट एड दे दें। फिर उसके बाद आप वैसे तो ये बेसिक एटिकेट्स के अंदर है, तो सारी चीज़ें मे बी पॉसिबल है कि आप लिख दें। फिर उसके बाद है हैंडलिंग एक्सीडेंट्स, आप एक्सीडेंट्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप केयर करो कि जो भी अफेक्टेड एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा दिक्कत ना आई हो। फिर उसके बाद आता है कि आपका सिक्योर एंड सीन इवैक्यूएशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से हो जाए, जिससे आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक गिर गई है तो आप आराम से बता सकें कि इसको ये जो चोट है ये कोल्ड ड्रिंक की वजह से लगी है, और अब इस होटल के अंदर या फिर जहाँ पे भी है यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करेगा। या फिर आप इस तरीके से इवैक्यूएट कर सकते हो, आप अपने केस स्टडी के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड ऑफ द एक्सीडेंट, के एक्सीडेंट जो है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बननी चाहिए। इस्टेब्लिश अ रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम, मेक अ कमिटमेंट टू सेफ्टी, okay. So this is the chapter number 24, and let's jump to 25 faster. So protecting health and safety at work. तो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो हेल्थ है और जो सेफ्टी है उसको काम के टाइम पर किस तरीके से आपका ध्यान रखा जाए उस चीज़ का। तो कॉमन हज़ार्ड्स पहले ही हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं गाइज। आई थिंक इन बुक वालों को बार बार रिवीट करवाने में मज़ा आता है। सो यहाँ पे फिर से हमने इक्विपमेंट एट वर्क प्लेस, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होने चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको पहने होने चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ आग वाग पकड़ने वाला हो या फिर फटने वाला हो तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी वर्क प्लेस की लेआउट होनी चाहिए उसका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। स्लिपरी फ्लोर्स नहीं होने चाहिए, ट्रिप्स और फॉल्स नहीं होने चाहिए, यूनिक अनसेफ टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, इनकरेक्ट पोस्चर में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद आती हैं यूज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं आपको उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आपको अगर कुछ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ फॉल्टी लग रहा है तो मत करिए। फिर उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसको चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तो मत करिए। इंसुलेशन आपको तार कहीं से कटा हुआ लग रहा है, यूज़ मत करिए। तो ये था इसमें। देन देखते हैं आगे। ओके, एक्सपोजर टू केमिकल टू हैज़ार्ड हेल्थ। केमिकल अगर आपको कोई दिख रहा है तो उससे दूर रहिए कृपया कर, और अगर वो केमिकल आग वाग पकड़ सकता है तो उससे भी दूर रहिए। फिर उसके बाद एक्सप्लोर फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशंस होती हैं, लेज़र होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कई सारे ऐसे एक्सीडेंटल एक्सपोजर्स होते हैं जिनको आपके पास नहीं रहना चाहिए, आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए।
इन्फेक्शंस बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि अब ये भी हमने एक एग्जांपल देखा, ये कोविड का। तो कोविड भी एक इन्फेक्शियस बायोलॉजिकल एजेंट था जो कि एक्सपोज हो गया था ह्यूमन से। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप इन चीज़ों से वो क्लोज ना हो, एक्सपोज ना हो। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आप एक्सीडेंटल फॉल्स या ट्रिप्स हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ना हो। आप ज़्यादा इम्प्रॉपर कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर ना रहें, कि जैसे कि एकदम से ठंड, एकदम से गर्मी, एकदम से गर्मी, एकदम से ठंड, ऐसे में ना रहें। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ का अपना ध्यान रखें। फिजिकल बीइंग फॉलोड एट द वर्क प्लेस। ओके ओके। सो अब आगे देखते हैं जनरल इवैक्यूएशन प्रोसेस। आप क्या क्या जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेवलपिंग द इवैक्यूएशन प्रोसीजर, एग्जिट को ढूंढिए, प्रॉब्लम को इवैक्यूएट कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए उस चीज़ का। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ओके। सो हेल्थ लिविंग, आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, पानी अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए, कैफ़ीन ड्रिंक्स कम पीनी चाहिए, आई स्ट्रेन अवॉइड करना चाहिए, गुड पोस्चर रखना चाहिए, और इंटरवल्स में ब्रेक लेते रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज है उसको रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द समरी। एंड आफ्टर डैट अपनी हाइजीन बनाए रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए सिक एम्प्लॉयज़ से, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका एनकरेजिंग हेल्थ लिविंग इन एम्प्लॉयज़। हेल्थ लिविंग का मतलब क्या है कि आपको एनकरेज करना चाहिए उन लोगों को कि हेल्थी रहें, आपको एजुकेट करना चाहिए वर्ल्ड लाइफ बैलेंस के लिए, आपको एनकरेज करना चाहिए फिज़िकल फिटनेस के लिए। जब हेल्थ की बात आए तो आपको छुट्टी भी देनी चाहिए, मेडिकल केयर सजेस्ट करनी चाहिए, हेल्थी ईटिंग एनकरेज करनी चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए मेंटल हेल्थ को। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट नंबर 4 का पूरा मैंने अब आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि टर्म 2 के अंदर आपका आ रहा था। तो हमारा सिलेबस यहाँ पर है, ये रहा हमारा सिलेबस। सो इसके अंदर से अब हमारा ये जो पूरा कंप्यूटर का है, इसके अंदर से हमारा ये वाला जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ये वाला हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ है 6/02/2022। सॉरी 3, इट्स 3, सॉरी गाइज। ओके, 6/03/2022। ओके, सो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ प्लीज़ गाइज, बी स्मार्ट को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, सच्ची बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ से आपके 10 नंबर पूरे हो चुके हैं। मेहनत करना चालू कर दो, और पेपर बहुत जल्द है अप्रैल में। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।